हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का खान सर के प्यारे से चैनल केजीएस जेई में। मैं हूं जोगिंदर सिंह, आपका अपना मैथमेटिक्स कोच। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त वीडियो मैं लेकर आया हूं, जहां पे आपकी बहुत सारी आज समस्याएं खत्म होने वाली हैं। तो भैया, क्या क्या समस्याएं हैं, पहले तो हम इस बात के ऊपर डिस्कस कर लें। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कुछ महीने पहले, या कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने एक साल पहले कुछ सपना देखा था, और वो सपना ये देखा था कि भैया आफ्टर 2 इयर्स या आफ्टर 1 ईयर मेरा एक सिलेक्शन हो जाएगा और मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मैं बहुत तगड़ी रैंक लेकर आऊंगा, मैं AIR 1 लेकर आऊंगा, AIR 2 लेकर आऊंगा। या फिर किसी ने सपना देखा था कि AIR 2 डिजिट में लेकर आऊंगा, या फिर AIR 3 डिजिट में लेकर आऊंगा। या फिर यह भी सपना देखा था कि IIT बॉम्बे में जाके मैं CS ब्रांच में एडमिशन लूंगा, या फिर IIT दिल्ली में जाऊंगा और वहां पर मैं अपनी मर्जी की ब्रांच ले पाऊंगा, या फिर IIT रुड़की में जाऊंगा। बहुत सारे बच्चों के ये सपने देखे थे आप लोगों ने। लेकिन क्या, जैसे ही हमारी पढ़ाई शुरू हुई तो स्टार्टिंग में हमारा जोश था हमारे अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जोश में कोई कमी नहीं थी। मम्मी पापा ने हमें कपड़े, पानी, खाना पीना बढ़िया तरीके से सब कुछ दे दिया था, पेन, कॉपी, किताबें सब दे दिया था पेरेंट्स ने हमें। लेकिन 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 जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ी और जैसे जैसे जर्नी आगे चलने लगी, वैसे वैसे प्रेशर आना शुरू हुआ। और जब वो प्रेशर आना शुरू हुआ तो हमें थोड़ा सा एहसास होने लगा कि पता नहीं यार, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या मेरे से हो पाएगा। एक टॉपिक हुआ, 2 टॉपिक हुआ, 3 टॉपिक हुआ, और पता चला कि 3 टॉपिक के बाद एक भी टॉपिक बढ़िया से नहीं आता है ना। एक टॉपिक को समझने की ज्यादा डीप में कोशिश करते हैं तो आगे टीचर तीसरे टॉपिक पर पहुंच चुका होता है। एक टॉपिक के मॉड्यूल को करने की कोशिश करते हैं, तब तक हमारे 2-4 टॉपिक का बैकलॉग हो चुका होता है। समझ में नहीं आता कि स्कूल जाएं, पूरे दिन स्कूल जाके कोचिंग का काम करें या स्कूल का काम करें। अगर स्कूल जा रहे हैं तो हम कोचिंग के होमवर्क को नहीं कर पा रहे हैं, मॉड्यूल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, DPP को हल नहीं कर पा रहे हैं। टाइम टेबल हम रोज बनाते हैं, लेकिन टाइम टेबल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है ना। ये ऐसी समस्याएं जब आने लगी तो इन समस्याओं ने हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, और जब प्रेशर बनाना शुरू कर दिया तो हमें थोड़ा सा एहसास होने लगा कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। क्या अब हमें IIT की तैयारी छोड़ देनी चाहिए? क्या अब हमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल की तैयारी पर फोकस करना चाहिए, बोर्ड की तैयारी पर फोकस करना चाहिए? और ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आने लगी। बच्चों, कोई भी इंसान पहले से डिमोटिवेट नहीं होता है ना। डिमोटिवेशन कब आता है? सिचुएशंस के हिसाब से, हालातों के हिसाब से डिमोटिवेशन आता है हमारे अंदर। हम जब कोई काम करने जाते हैं और उस काम को करने लग जाते हैं, तो उस काम को करते वक्त जो हमारे बीच में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को देखकर हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि आगे जाना है और नहीं जाना है ना। और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, या वही बच्चा सफल होता है जो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इन सारी समस्याओं को का कुछ न कुछ हल निकालते हुए वो आगे बढ़ता है, उसका सिलेक्शन होता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि अब जो टाइम बचा है आप उसमें कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए। जिस तरीके से आपने ये 6 महीने निकाले हैं, अगर आप उन 6 महीने की तरह काम करोगे तो शायद नहीं कर सकते हो अब आप, है ना। आपके पास बहुत लिमिटेड समय बचा हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि जो स्ट्रैटेजीज फॉलो करना है या फिर कुछ नया सीखना है, नया करना है, उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 या 3 महीने ही हैं, क्योंकि 2-3 महीने के बाद आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। जो सीखा है पीछे का, उसे मजबूत करने का टाइम आ जाएगा, है ना, उसको प्रैक्टिस करने का टाइम आ जाएगा। तो आप बस जो कुछ भी कर सकते हो इन्हीं 2-3 महीने के अंदर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा। तो अगर आपके अंदर 1% भी डिमोटिवेशन आ रहा है कि मेरे से पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो मैं आज कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूंगा, बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम, कि यार इतना कर लिया तो भी कुछ हो सकता है ना, तो भी रिजल्ट आ सकता है। आज की स्ट्रैटेजी बिल्कुल मिनिमम स्ट्रैटेजी होने वाली है। मिनिमम वर्क करने पर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा, है
है ना। ये स्ट्रेटजी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो बच्चों इस वीडियो में देखें कि मैं क्या क्या पॉइंट आपको बता रहा हूं, बहुत मिनिमम टू मिनिमम पॉइंट है, उन पॉइंट को ही फॉलो करना है बस, है ना, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। उतने में आप जनवरी जेई मेंस का जो पेपर है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जब हमें स्कोर करना है तो पहले हमें उस ट्रेंड को समझना होगा, क्योंकि अगर हम उस ट्रेंड को नहीं समझे तो हम कभी भी उस लेवल की तैयारी या स्ट्रेटजी हम बना ही नहीं सकते, है ना। जब तक मुझे पता ही नहीं है कि मंजिल मेरी कितनी ऊंची है, कितना मुझे चलना पड़ेगा, मेरा अंदर पोटेंशियल है, कितना चलने का पोटेंशियल मेरे अंदर है, जब तक ये चीज पता ही नहीं होगी बच्चों, तब तक कैसे हम ऊपर जाने की सोच सकते हैं, है ना, कैसे मंजिल को पाने की सोच सकते हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की, और इस वीडियो में हम वन बाय वन स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखेंगे कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है और हमें क्या ट्रेंड फॉलो करना है। तो भैया क्या हुआ कि लास्ट के हमने कुछ ट्रेंड एनालिसिस करी कि लास्ट के जो 5 साल थे हमारे 2020 से लेकर 2024 के, इन 5 सालों में क्या ट्रेंड फॉलो हुआ है जेई मेंस के अंदर। तो वो जो आप क्या देख पाएंगे कि 2024 में जो हमारे एस्पिरेंट की संख्या थी वो लगभग 14 लाख थी। ठीक है, और उसके बाद 2023 में अगर आप देखेंगे कि 11 लाख के आसपास थे, 2022 में 9 लाख के आसपास थे, 2020 में भी 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, एंड 2020 में 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। कहने का मतलब जो 19, 20, 21, 22 था वो कोविड का समय भी चल रहा था, तो उस टाइम पे बच्चे थोड़े कम भी थे जेई में, लेकिन कोविड का जब पूरी तरीके से मामला खत्म हुआ तो उसके बाद बच्चों की संख्या जेई में बढ़ना शुरू हुई, और 2024 का आंकड़ा आप देख सकते हैं कि 2024 में 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, मतलब वो पेपर में अपीयर हुए थे। अब बच्चों 14 लाख में से आपको भी ये बात समझनी होगी कि 14 लाख में से जो क्वालिफाई होने वाले जेई मेंस में वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं, है ना। तो 14 लाख में से 2 लाख बच्चे होने वाले, तो 2 लाख ही होंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज्यादा बच्चे मेहनत कर देंगे तो उससे ज्यादा सिलेक्ट हो जाए ना, है ना। चाहे कोई कितनी भी ज्यादा मेहनत कर दे, स्टार्टिंग के जो होंगे 2 लाख वही सिलेक्ट होंगे। तो अब आपको यह समझना होगा कि जेई मेंस अपना लेवल नीचे नहीं लाएगा, हमें अपना लेवल ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरी बात को समझते हैं कि ये तो बच्चों की संख्या हो गई, तो ये तो है ही है कि 14 लाख में से 2 लाख के बीच में हमें आना है, तो नो डाउट कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ ये आई कि भैया 2024 में जो जेई मेंस की परसेंटाइल थी जनरल कैटेगरी के लिए, दैट इज 93.2 परसेंटाइल। और उसके बाद ये 2023 में 90.7 परसेंटाइल थी, 88 परसेंटाइल के आसपास, 87 एंड 90 परसेंटाइल। मतलब इसलिए मैं इनको सारी की सारी परसेंटाइल लिखा हूं जिससे कि आप ये एनालिसिस लगा पाए कि यार ये 93 नहीं, अपने को तो 95 परसेंटाइल टारगेट करके चलनी है ना। टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट हमारा क्या होगा बच्चों, टारगेट दैट इज 95 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट मैं लेकर चलूंगा तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, है ना। और जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो कैटेगरी की रैंक को देखना बिल्कुल बंद कर दें, उस रैंक को देखें नहीं, मतलब उस परसेंटाइल को ना देखें, जनरल कैटेगरी के हिसाब से, है ना, लाने की कोशिश करनी है। हमें टारगेट 95 परसेंटाइल करना, मिनिमम टू मिनिमम। उससे ऊपर करोगे दैट विल बी बैलेंस गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना, वो बहुत बढ़िया बात है। वो तो फिर आप पूरे में पूरे ले आओ, क्या फर्क पड़ता है ना। तो बच्चों ये वाली चीज हमने देख ली कि कट ऑफ इस तरीके की रही है और इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा यार इतनी परसेंटाइल लाने के लिए हमें क्या मार्क्स लाने पड़ेंगे और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहां पे मैं बताऊं आपको कि जो सेफ स्कोर, मतलब मैंने जो सेफ स्कोर एक एनालिसिस करके निकाला वो ये है कि 160 से लेकर 180 के बीच में अगर आप नंबर लाते हो तो नो डाउट आप एक अच्छी परसेंटाइल हासिल कर लोगे। किसी भी सेट में आपका फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है, इस दिन है या उस दिन है पेपर, किसी भी दिन आपका पेपर है, लेकिन आपने जो टारगेट करना है वो नंबर के हिसाब से ये टारगेट करके चलना है बच्चों कि आपके जो नंबर आए वो 160 से लेकर 180 के बीच में अगर आप रहेंगे, अगर ये नंबर अगर आप रखते हो
तो नो डाउट आपकी परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से तो ऊपर ही आ रही होगी। इवन दैट किसी किसी के पेपर में 98 भी जा रही होगी, 99 भी टच हो जा रही होगी, अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो। ठीक है, तो यार अपने को कुछ नहीं, दिमाग में कुपड़िया में बस ये बात बिठानी है कि यार हमारा जो स्कोर है वो मिनिमम 160 के आसपास होना चाहिए। अब ये चीज कैसे आएगी, ये चीज हमें ऐसे ध्यान रखनी है कि जब हम रोज पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जब हम रोज के रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उन मॉक टेस्ट के अंदर भी हमारा स्कोर क्या इस रेंज में आ रहा है ना, क्या इस रेंज में हम स्कोर कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत मामला गड़बड़ है बच्चों, मामला बिल्कुल गड़बड़ है, तो यार मामला तो सुधारना पड़ेगा, वरना काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो इस रेंज में आने के लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजी यूज करनी है बच्चों। देखो, नंबर उस बच्चे के नहीं आते जो पूरी नॉलेज गेन करके बैठा होता है ना, पूरी नॉलेज एकदम रट के बैठा हुआ है, उसके नंबर जरूरी नहीं है कि आए। नंबर उस बच्चे के आते हैं जो एग्जाम हॉल में अपने पास जो उसका पोटेंशियल है, जो उसकी नॉलेज है, चाहे कम है थोड़ी सी, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर उसी बच्चे के ज्यादा आ रहे होते हैं, है ना। कई ऐसे बच्चे भी मैंने देखे जो दिन रात पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनके नंबर कम आ रहे होते हैं, और एक बच्चा ऐसा होता है जो बहुत कम भी पढ़ रहा होता है लेकिन उसके नंबर भी ज्यादा आ रहे होते हैं। तो उसके लिए बच्चों आपने वेरी सिंपल तरीके से सबसे पहले टारगेट ये करना है कि हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक कौन कौन से हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं सर मिनिमम कितने टॉपिक पढ़ लूं जिससे कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं पेपर में, है ना, और कम टाइम में आ जाएं, क्योंकि भैया पेपर में टाइम भी कम मिलेगा, तो लिमिटेड क्वेश्चन करने से हमारे नंबर आ जाएं। तो पहली चीज ये है कि हमें हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं वो ही टारगेट करने पड़ेंगे पूरे सिलेबस की बजाय, क्योंकि पूरा सिलेबस करना एक अलग डिफरेंट चीज है। अगर आपने पूरे में पूरे नंबर लाने हैं तो आपने पूरे टॉपिक्स को ही टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम टॉपिक्स में आपके नंबर अच्छे आ जाएं तो आपने सिलेक्टेड टॉपिक्स लेने पड़ेंगे, उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं के मॉड्यूल करने पड़ेंगे, उन्हीं की डीपीपी करनी पड़ेगी। ये वाली बात होगी। दूसरी बात आती है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द मॉक टेस्ट। मतलब आप जब पेपर दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को करना है या नहीं करना है ना। आपके अंदर सिलेक्शन वाली मतलब होता है ना, थिंकिंग बननी चाहिए। अगर ये थिंकिंग नहीं बन रही है तो भी कुछ नहीं होने वाला, तो भी कुछ नहीं होने वाला। पता चला कि पेपर सामने आया और एक तरफ से तुमने करना शुरू करा, मैं आपको बता रहा हूं नहीं होगा। अगर आप लिमिटेड टॉपिक लेकर चल रहे हो तो आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये मुझे करना है या नहीं करना है, ये करना है या नहीं करना है। करना और छोड़ना, ये दो हैबिट आपने अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेशली इन द मैथमेटिक्स, स्पेशली इन मैथमेटिक्स 5 साल के पीवाईक्यू टारगेट करने हैं। जो भी टॉपिक्स हम करेंगे उन टॉपिक्स को सीखने के बाद हमें 5 साल के जो उसके पीवाईक्यूज हैं वही टारगेट करने हैं बस। अगर आप जनवरी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो सिर्फ इतना कर लो। अब इसमें भी क्या करना है, 5 साल के पीवाईक्यूज में क्या आपने टॉपिक्स देखने के किस किस टॉपिक से किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब जस्ट लाइक एक पैटर्न सीखना है बस। और अगर आप पैटर्न सीख गए तो हो जाएगा यार, बस पैटर्न ही समझ में आना चाहिए। अगर आप पैटर्न समझ गए हो तो आप आराम से स्कोर कर ले जाओगे। अगर आपने रैंडम पता चला 5 साल के पीवाईक्यू भी कर लिए लेकिन एक भी पैटर्न समझ में नहीं आया, रैंडम दिमाग में सब कचरा भरा हुआ है कि हाँ उस टॉपिक के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं लेकिन तरीका याद नहीं रखा तो आंसर भी नहीं आएगा। जब भी नया क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे कर नहीं पाओगे, तो मामला सेटल नहीं होगा। उसके बाद अपनी जो स्टडी कर रहे हो उसको ट्रैक भी करना है ना, कि मैंने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। ये ट्रैकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस आपने ये ट्रैकिंग भी डेली की करनी है। बस ये 4 पॉइंट, मैंने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ 4 पॉइंट पे फोकस करना है बच्चों बस। ठीक है, तो आ जाओ अब मैं मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूं कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। ठीक है, और बस इन्हीं टॉपिक्स को बच्चों फोकस करना, प्रायोरिटी पे रखना और आपका काम हो जाएगा। एक अच्छी परसेंटाइल आप जनवरी में लेकर आ चुके होंगे। अगर मैं बात करूं प्रायोरिटी नंबर 1 पे,
कि आपने किन टॉपिक्स पर प्रायोरिटी रखनी है, तो वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले लॉगरिथम, एक क्वेश्चन बेसिक का लॉग से रिलेटेड है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्व दिस इक्वेशन, लाइक एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये हो गया लॉगरिथम, है ना। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, है ना, ये 12th का टॉपिक। वेक्टर एंड 3D, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिमिट, है ना, लिमिट को अगर आप अच्छे से कर लेंगे, लिमिट का क्वेश्चन आपने देखा होगा पी बाई क्यू में, अरे एल हॉस्पिटल लगा दो, अरे एल हॉस्पिटल लगा दो, मतलब 90% चांस होता है कि आराम से एल हॉस्पिटल लगा के उसको कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिगो तो मस्ट है बेटा, है ना। मैं तो ये कहूंगा कि पहली प्रायोरिटी पे ट्रिग्नोमेट्री तो आप करो, अगर आप जेई मेंस में अपियर होना चाहते हो तो यार ट्रिग्नोमेट्री में स्किप करने की बिल्कुल नहीं, या सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे मैं नहीं देना चाहता। ट्रिग्नोमेट्री आपकी पहली प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स भी आराम से आप यहां से ट्रिग्नोमेट्री समझ जाओगे तो कर लोगे। अगर आप डिफरेंशियल वो इंटीग्रल कैलकुलस में घुसते हो तो बेटा वहां पे मान लो इंडेफिनाइट आपने किया, डेफिनाइट किया, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आता, इंडेफिनाइट थोड़ा बहुत आता है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एरिया अंडर दी कर्व, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बहुत इजीली इक्वेशंस हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको कॉनिक वगैरह का है तो। और स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, ये कॉनिक सेक्शन के मैंने कहा कि ये इतने प्रायोरिटी में होने चाहिए। अगर आप इतने टॉपिक्स को भी मस्त तरीके से कर लेते हो, मतलब मैंने कहा है ना कि 14 टॉपिक। और आपको एक बात बता दूं बहुत अच्छी, कि यार 14 टॉपिक की अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, हाँ अगर किसी को लगता है आगे पीछे टॉपिक करना आपका फेवरेट है तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। तो 14 टॉपिक अगर आपको आते हैं अच्छे तरीके से तो भी आप 10 से 11 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे ना, है ना। पेपर में 10 से 11 क्वेश्चन कर लोगे, दैट विल बी इनफ। और 10 से 11 क्वेश्चंस जेई मेंस के मैथमेटिक्स के करने पर आपकी परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से ऊपर चली जाती है, सिर्फ 10 क्वेश्चन करने पर। सुन लो ढंग से आराम से। तो मैंने 14 चैप्टर इसलिए टारगेट दिए हैं कि इसमें से 10 चैप्टर के क्वेश्चंस तो आप तब भी कर लोगे अगर आप सिर्फ 10 चैप्टर को टारगेट करते हो तो। सेकंड प्रायोरिटी पे आप आ सकते हो कि कॉनिक बाकी एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, वो हो गया, एंड पैराबोला हो गया। इंटीग्रेशन सेकंड प्रायोरिटी पे रखो आप लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा थोड़ा बहुत हो जाएगा तो ये वाला पार्ट भी अच्छे से कर पाएंगे आप। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पीएनसी भी क्लियर होगा तो आप प्रोबेबिलिटी पे अटैक कर पाएंगे अच्छे तरीके से। एंड फंक्शन चैप्टर, फंक्शन के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, इजी भी आ सकते हैं, मतलब हम कह नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे ये वाले टॉपिक रखे हैं। अगर ये हो जाए तो आप ये वाले टॉपिक्स पर अच्छे तरीके से कमांड बना सकते हो। एंड प्रायोरिटी 3 पर अगर पूरे नंबर लाने तो आप यहां तक भी जा सकते हो। कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी को आप अच्छा कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छा कर लो, एमओडी को और एओडी को, मतलब एमओडी अच्छा हो जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बहुत एक सिंपल मिनिमम टू मिनिमम तरीके से बता दिया है कि यार ये चीजें इजी होती हैं, इन चीजों को आराम से कर सकते हो। और फिर मैं आपको कहूंगा कि जब भी कोई टॉपिक तैयार करो उसके 5 साल के पी बाई क्यू आपने साथ में जरूर करने हैं। सबसे पहले उसके शॉर्ट नोट्स, उसकी थ्योरी पे फोकस बहुत ज्यादा करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स में थ्योरी क्या ही होती है सर, नहीं, थ्योरी होती है। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसको, वो भी आपको आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर द मैथमेटिक्स कि क्या करें और क्या छोड़ें। मिनिमम टू मिनिमम इतना काम करने पर आपका स्कोर 100% 95 परसेंटाइल से तो ऊपर ही आ जाएगा। और अगर आपने शिद्दत के साथ में इन चीजों को फॉलो कर लिया तो आप 99 परसेंटाइल प्लस भी जा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से और जनवरी में आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आ भी रहा होगा, ठीक है। तो इतना ही फॉलो कर लो, दैट इज सिंपल एंड इनफ। ओके बच्चों, तो इतना ही काफी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट करके बता दें कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना, और आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।